दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मीपत और आप सभी देख रहे हैं अर्चना स्टडी। तो आज की इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी की एक बिल्कुल ही नई पोएम जिसका टाइटल है पर्वत प्रदेश में पावस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है जिसे हम इस वीडियो में पूरा पढ़ेंगे और वो भी व्याख्या और प्रसंग के संग। तो पहले देख लेते हैं इस पोएम के कवि कौन थे। तो जैसे आप देख ही सकते हैं इस पोएम के कवि थे सुमित्रा नंदन पंत जी। देखिए, ये बहुत ही महान कवि थे। इन्होंने बहुत सी हम इनकी कविताएं पहले भी अपने जीवन में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे और आगे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 20 मई सन 1900 में। ठीक है, 1900 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में एक हमारा कौसानी करके एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये, उसमें एक जगह है कौसानी, वहाँ हुआ था। बहुत ही सुंदर जगह है, आप कभी वहाँ जाके देखिएगा। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर 1977 में। ठीक है, तो यानी टोटल हम देखें तो ये 77 ईयर्स की इनकी एज रही। ठीक है, ये सब मैंने आपको क्यों बताया कि ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैंने सोचा देना ज़रूरी है। बाकी मैंने पूरा लिखा नहीं है, जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है, आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं वो, क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता या कभी पूछा नहीं जाता ऐसे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, पोएम को समझना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले पैराग्राफ की तरफ। तो शुरू की दो पंक्तियां कहती हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। देखिए, बहुत ही आसान है। पावस ऋतु, इसका अर्थ है वर्षा ऋतु। ठीक है, तो यानी कि वर्षा यानी कि बारिश का मौसम आ रहा था। पर्वत प्रदेश था, पर्वत प्रदेश यानी कि वो जगह जहाँ पर पहाड़ हो, जैसे कि हिल स्टेशन जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ये सब। तो बरसात का मौसम था और पहाड़ों की बात हो रही है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। ठीक है, और फिर वहाँ क्या हो रहा था पहाड़ों पर बरसात के मौसम में? एक एक सेकंड में एकदम मौसम बदल रहा था। कभी बारिश तो एकदम धूप, कभी धूप फिर बारिश, तो ऐसे एकदम मौसम बदल रहा था। तो भैया कहा गया है कि पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो जो प्रकृति थी, हमारा जो नेचर था, उसका वेश बदल रहा था, यानी कि उसका रूप। ठीक है, तो प्रकृति का रूप बिल्कुल जल्दी जल्दी बदल रहा था। तो ये इन दो पंक्तियों का अर्थ है। अब इनका अगर आपको प्रसंग लिखने को आए, देखिए सबसे आसान चीज़ होती है प्रसंग लिखना। उसका सिर्फ एक ऑर्डर होता है, आपको उसी में हमेशा सारे ही पैराग्राफ के लिए एक सेंटेंस फिट करना है। समझें, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। ये आपकी लाइन हर पैराग्राफ के प्रसंग में आएगी। ठीक है, जो भी इस पोयम का है, बल्कि इस पूरी बुक का है, सबके में आएगी, क्योंकि बुक तो आपकी एक ही है, स्पर्श भाग 2। तो उससे इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। तो ठीक है, इस पोएम के कवि का आपको नाम लिखना है। कवि कौन है? इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। और फिर आपको एक लाइन लिखनी है जो इस पूरे पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया बता दे कि इसमें कवि ने क्या कहा है। तो इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। ठीक है, अब हम व्याख्या देखें जो हम आपको समझा चुके हैं पहले ही। तो वो है, कवि कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रदेश आ गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। तो वही मैंने आपको बताया कि अब पहाड़ों पर बारिश का मौसम आ चुका है, जिसके कारण पहाड़ों पर बहुत जल्दी जल्दी मौसम बदल रहा है। कभी धूप तो कभी बारिश, फिर कभी धूप तो कभी बारिश। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे पढ़िए। मेघ लकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृक सुमन फाड़। तो मेघ लकार, मेघ लकार का मतलब होता है करघनी। करघनी क्या होता है? कमर में बांधे जाने वाला एक, हम कह सकते हैं, वस्त्र प्रकार का होता है। तो उसे हम कमर में धारण करते थे पुराने ज़माने के लोग, अब नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो पहाड़ की जो ढाल है ना, जो हम कहते हैं जो स्लोप है पहाड़ का, तो उसको हमने करघनी से अपनी तुलना करी है कि वो बिल्कुल करघनी जैसा लग रहा है, एकदम गोल गोल। ठीक है, तो मेघ लकार पर्वत अपार, तो यानी बहुत बड़ा पहाड़ है जो बिल्कुल अपने करघनी की तरह लग रहा है। अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अपने सहस्त्र, सहस्त्र यानी कि हजारों, दृग सुमन यानी कि पुष्प रूपी आँखें। सुमन का मतलब होता है पुष्प और दृग मतलब आँखें। ठीक है, पुष्प रूपी आँखें फाड़। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो मेघ लकार के समान जो पर्वत है, वो अपने मतलब पर्वत पे जो फूल लगे हुए हैं तो पुष्प रूपी आँखों से देख रहा है। तो पर्वत किन से देख रहा है? अपनी पुष्प रूपी आँखों से देख रहा है। अवलोक रहा है बार बार, यानी कि देख रहा है बार बार। नीचे जल में निज महाकार, तो जो उसके नीचे जो भी जलाशय है या नदी है या तालाब है, तो उसमें वो अपना एक
बहुत बड़ा आकार देख रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं, अभी आगे की दो पंक्तियां पढ़ें, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। तो जब पहाड़ होते हैं तो उनके नीचे नदियाँ होती हैं। अब जो नदियाँ होती हैं वो उनके लिए एक तरीके से मिरर का काम करती है, रिफ्लेक्शन होता है ना लाइट का। तो पहाड़ उस अपनी नदी में उस मिरर की, उसको मिरर की तरह यूज़ करके अपना पूरा आकार देख रहा है, इमेज अपनी पूरी देख रहा है कि वो कैसा है, कैसा लग रहा है। असलियत में ऐसा पहाड़ कैसे दिखेगा, पहाड़ की आंखें थोड़ी ना, लेकिन यहाँ पे पोइट ने कंपेयर करा है उसकी आंखों को पुष्प जो उस पर पहाड़ पे फूल लगे हुए हैं, तो वो उनसे वो अपनी तालाब में अपना आकार देख रहा है बड़ा सा। तो वहीं कहा गया है कि उसके नीचे वो जो जल बह रहा है उसमें अपना बड़ा आकार देख रहा है। तो जिसके चरणों में पलाताल, यानी कि जिसके पैरों में ताल है, तालाब है, दर्पण सा फैला है विशाल, जो कि बहुत बड़ा है और उसके लिए दर्पण का काम कर रहा है। दर्पण यानी कि आईना, मिरर। ठीक है, तो इस पैराग्राफ का अर्थ हुआ कि हमारा जो पहाड़ है वो बहुत बड़ा है, मेखलाकार यानी करघनी के समान है, और वो अपनी पुष्प रूपी आँखों से अपना जो आकार है वो नीचे तालाब में देख रहा है। ठीक है, जलाशय में देख रहा है। अब इसका प्रसंग आया तो आप वही पहली लाइन तो सेम रहेगी। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके बाद इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब आएगा सेंट्रल आइडिया। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है, तो वो भी सेम ही है, वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। वैसे हम देखते हैं और पोएम पढ़ें तो उसमें बदल जाता है। अब व्याख्या क्या है इसकी, तो इस पद्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करघनी अर्थात कमर में बांधे जाने वाले आभूषण से की है। तो मैंने आपको बताया कि करघनी कमर में बांधे जाने वाले एक आभूषण होता है, तो कवि ने पहाड़ की तुलना उससे की है। कवि कहता है कि करघनी के आकार वाले पहाड़ अपनी 1000 पुष्परूखी आंखें फाड़ कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। तो कवि कहता है कि जो पहाड़ों पर फूल लगे हैं वो उनको अपनी आंखों की तरह प्रयोग कर रहे हैं और उनसे अपना बड़ा सा आकार देख रहे हैं नीचे जो तालाब बह रहा है उसमें, जो भी नदी है उसमें। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है। तो इस दृश्य को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जो तालाब पहाड़ों के बिल्कुल पैरों में है, एक तरीके से क्या तो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है तालाब, तो वो तो एक तरीके से पहाड़ के लिए आईने का, मिरर का काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पैरा समझ आया होगा। देखिए, व्याख्या आपको अगर कॉपी में लिखनी हो या याद करनी हो, बहुत ही ईजी शब्दों में व्याख्या मैंने यहाँ पर दी है। कोई भी ऐसा हिंदी का टफ शब्द नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपना दूसरा पैराग्राफ। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। अब देखिए यहाँ पर गिरी है वो पहाड़ है, गौरव यानी कि आप कहते हैं प्राइड। ठीक है, तो अच्छी तारीफ हम कह सकते हैं यहाँ पर गाकर झरझर। अब जब झरना बहता है ना तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसा कि हम सब सुनते होंगे, तो उसको यहाँ पर बोला गया है झरझर की आवाज़। ठीक है, मद में नस नस उत्तेजित कर। मद यानी कि मस्ती, और नस नस यानी कि हम कह सकते हैं, वैसे तो ब्लड वेसल हुआ असली मतलब, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारे अंग अंग में या हमारे मन में। उत्तेजित यानी कि उत्साह। ठीक है, तो गिरी का गौरव गाकर झरझर यानी कि जो झरना है वो बह रहा है और झरझर की आवाज़ एकदम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये मानो पहाड़ की तारीफ कर रहा हो। ठीक है, मद में नस नस उत्तेजित कर। और ये झरझर की आवाज़ जब हमारे कानों में पड़ रही है, तो जब हम इस आवाज़ को सुन रहे हैं तो हमारा एकदम मन में उत्साह पैदा हो जाता है, हम एकदम उत्साहित हो जाते हैं, हमें खुशी मिलती है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। मोती की लड़ियों से सुंदर, तो जब झरना गिरता है तो जो पानी गिर रहा होता है उसको पोइट ने यहाँ पर मोती की लड़ियों से कंपैरिजन किया है कि पोइट को लगता है कि एकदम मोती की लड़ियों से ये पानी गिर रहा है। झरते हैं झाग भरे निर्जर, तो क्या है, जब वो नीचे गिरता है तो वो जो नदी में या जिस भी जगह वो नीचे गिर रहा है तो वहाँ पर वो एक तरीके से झाग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, गिरिवर के ओर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरोवर। तो पहाड़ के हृदय से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरोवर। तो जो गिरिवर यानी कि पहाड़, उसके और यानी कि हृदय से जो अपने पेड़ जो उठ रहे हैं, तो वो मानो ऐसा लग रहा हो कि वो उच्चाकांक्षाओं से उठ रहे हो। उच्चाकांक्षाओं यानी कि उनमें ऊपर ऊंचा उठने की एक इच्छा हो, एक कामना हो। ठीक है, हैं झांक रहे नीरव नभ पर,
और वो ऊंचे उठ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो नीरव नभ यानी कि जो बिल्कुल शांत आसमान है उसमें झांक रहे हों, उसे देख रहे हों। ठीक है, अब जैसे जब पेड़ उठता है, बड़ा होता है, तो वो बिल्कुल सीधा होता है, तो हमें ऐसा लग रहा है उसके हेड को देखकर कि वो बिल्कुल आसमान में देख रहा है और वो बड़ी गहराई से देख रहा है, एकदम एक टक अनिमेष। ठीक है, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, यानी कि वो एक टक उसको देख रहा है, अटल कुछ चिंता पर। अब जब वो इतनी गहराई से हमें लग रहा है कि वो देख रहा है आसमान को, तो हमें ऐसा लगता है पोइट को कि कहीं ये पेड़ कोई चिंता में तो नहीं है, इन पेड़ों को कोई सी बात की चिंता तो नहीं है। तो यहाँ पर पोइट ने ऐसा अपनी इमेजिनेशन करी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी प्रसंग और व्याख्याएं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है, तो इसमें झरनों की सुंदरता है, तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रल आइडिया बदल गया। व्याख्या क्या है? इस पद्यांश में कवि कहता है कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। तो मतलब जो कहा ना हमने कि वो मोतियों की लड़ियों के समान लग रहे हैं झरने जो ऊपर से बह रहे हैं, तो वह झरझर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हों, और उनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो अपना पहाड़ों की अच्छी अच्छी तारीफ कर रहे हों। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह अथवा प्रसन्नता भर देती है। तो जो उनकी ये जो ध्वनि है, ये जो झरझर की जो आवाज़ आ रही है, जैसे आपने जब झरना बहता है तो कैसी आवाज़ आती है, तो वो हमारे मन में एकदम उत्तेजित ना भर देती है, उत्साह भर देती है। पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को देख रहे हैं। तो हमने बताया आपको कि पहाड़ों के हृदय से उठ रहे हैं पेड़, और वो एक अपने मन में ऊंचा उठने की इच्छा के साथ ऊपर सीधे खड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, और देख रहे हैं वो आकाश में बिल्कुल एकटक, मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए हों। तो जब वो ऐसे आकाश को सीधा एकदम देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है उन्हें देखकर कि ये कोई कहीं चिंता में तो नहीं डूबे हुए हैं, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो यानी कि वो जो चिंता में डूबे हुए हैं और बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे हम एक ये सीख ले सकते हैं कि हमें हमेशा अपने जीवन में ऊंचा उठने की कोशिश में लगे रहना चाहिए, कभी भी इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारत के पर। तो उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर यानी कि पहाड़। तो एकदम ऐसा दृश्य हो जाता है कि पहाड़ दिखना बंद हो जाते हैं। मतलब तो फिर कभी कहते हैं कि ऐसा मन लग रहा है कि मानो पहाड़ उड़ गए हों, वहाँ दिख ही नहीं रहे हैं। फड़का अपार पारत के पार, तो पारत के पर का मतलब है पारे के समान धवल एवं चमकीले पंख। तो एकदम ऐसा कुछ बिजली कड़की है जो ऐसी एकदम चमकीली सी है, जैसा कि जो मरकरी उसे पारा कहते हैं ना, एकदम उसके समान वो चमकीली सी एकदम कड़की। तो ऐसा लगा कि मानो पहाड़ अपना उड़ गए हों, एकदम दिखना ही बंद हो गया है। रवशेष रह गए हैं निर्झर, तो अब रवशेष यानी कि केवल आवाज़ का रह जाना। तो अब जो निर्झर जो झरने थे उनकी सिर्फ आवाज़ ही रह गई है, वो झरने दिख नहीं रहे हैं। है टूट पड़ा भू पर अंबर, तो ऐसा लग रहा है कि जो अंबर है, आसमान है, वो भू यानी कि धरती पर गिर पड़ा हो, फूट गया हो, फट गया हो। ठीक है, धस गए धरा में शाल सब सभय शाल, तो ऐसा लग रहा है कि जो ज़मीन में जो शाल के पेड़ हैं, शाल एक तरीके के पेड़ होते हैं, तो वो सभी ज़मीन में धस गए हों, वो भी दिखना बंद हो गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, तो फिर एकदम पूरे आसमान में या चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है, तो उसके कारण ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ों के नीचे जो तालाब था वो जल रहा हो। जैसे कोई चीज़ जलती है ना, तो जब धुआं उठता है, तो वही यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यूं जलदयान, जलदयान यानी कि बादल रूपी विमान में, ठीक है, बादल के समान एक विमान जिसमें इंद्रदेव घूमते हैं, विचर विचर यानी कि घूमना, और इंद्र खेलता इंद्रजाल, तो इंद्र जी अपना घूम घूम पर खेल खेलते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि जब ऐसा दृश्य क्रिएट हो गया है कि पहाड़ नहीं दिख रहे हैं, धुआं उठ रहा है, सब कुछ गायब सा हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कि इंद्रदेव भी ऐसे में तो अपना इंद्रजाल खेल रहे होंगे। ठीक है, अपना गेम खेल रहे हैं एक तरीके से हम सबके संग। इसी के साथ अब हम इसकी प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं।
तो देखिए, अब इसका प्रसंग आपको होमवर्क है, अभी तक हम सभी पैराग्राफ के देख कर आए, आपको बनाना समझ आ गई होंगी, तो इसलिए आप कमेंट में बताइएगा आप उसका मेन सेंट्रल आइडिया क्या लिखेंगे, क्योंकि शुरू की 2 लाइन तो सेम ही है। अब सीधे हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस पद्यांश में कवि कहता है कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया कि धुनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कड़ी कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। तो मतलब बहुत तेज बारिश होती है, उसके बाद मौसम ऐसा हो जाता है कि धुंध धुंध दिख रही है, पेड़ पहाड़ उड़ गए हैं, ठीक है, पेड़ भी नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। और सिर्फ ऐसा हमें लगा ना कि झरने दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ उनके आवाज़ ही सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ डरकर धरती के अंदर धंस गए हैं। और फिर जब शाल के पेड़ भी नहीं दिख रहे हैं पोइट को, तो वो ऐसा कह रहा है कि अरे ये कहीं पेड़ डर के मारे अंदर तो नहीं धंस गए ज़मीन में। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। तो जब चारों ओर हमें धुआं धुआं दिखता है तो हम कहते हैं कि जो कहीं पहाड़ों के नीचे जो तालाब था कहीं उसमें आग तो नहीं लग गई। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। ठीक है, तो मतलब अपना क्या कहते हैं, इस मौसम में जो इंद्र देवता हैं वो भी अपने बादल रूपी विमान पर अपना खेल दिखा रहे हैं, घूम रहे हैं, अपनी पावर का हमें वो दिखा रहे हैं, एक तरीके से नुमाइश हम कह सकते हैं। नुमाइश यानी कि फेयर, मतलब कहें तो हमें दिखा रहे हैं कि उनमें कितनी पावर है, ये सब ऐसा कर करके। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये पोइम ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोइम समझ आई हो। अगर आपको ये पोइम समझ आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे कि आप इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपनी पर्वत प्रदेश में पावस पोएम की समरी, एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। कवि ने इस कविता में प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है कि लग रहा है कि प्रकृति सजीव उठी है। सजीव यानी कि जीवित हो गई है, एक लिविंग थिंग की तरह बिहेव कर रही है। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप हर पल बदल रहा है, कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है, मतलब हर समय मौसम चेंज हो रहा है। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं कि जैसे पर्वतों की आंखें हो, और वो इन आंखों के सहारे अपने आप को अपने चरणों में फैले दर्पण रूपी तालाब में देख रहे हैं। तो जो पर्वत के फूल हैं वो उनकी आंखें हैं, और वो उन आंखों से अपने जो पर्वत के नीचे जो तालाब है उसमें अपना आकार देख रहे हैं। एक तरीके से जो तालाब है वो उनके आईने का काम कर रहा है या मिरर का काम कर रहा है। पर्वतों से गिरते हुए झरने कलकल की मधुर आवाज़ कर रहे हैं जो नस नस में प्रसन्नता भर रहे हैं। तो पर्वत से जब झरने बहते हैं तो उनकी जो झरझर की आवाज़ है वो उन्हें बहुत ही खुशी दे रही है, उत्साह पैदा कर रही है हमारे मन में। पर्वतों पर उगे हुए पेड़ शांत आकाश को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो उसे छूना चाह रहे हों। तो मतलब जो पेड़ उग रहे हैं पर्वत के हृदय से, मतलब बिल्कुल समतल एरिया से, तो ऐसा लग रहा है कि वो आकाश तक पहुंचना चाहते हो, आसमान को छूना चाहते हो। बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है कि मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। तो बारिश हुई बहुत तेज, उसके बाद ऐसा लगा कि पेड़ तो बिल्कुल गायब ही हो गए कहीं, चारों ओर धुंध और धुआं होने लगा है, जिसके कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। और फिर जब बारिश होने के बाद धुआं ही धुआं हो गया तो ऐसा लग रहा है जो पर्वतों के नीचे तालाब था कहीं उसमें आग तो नहीं लग गई। ठीक है, फिर उसके बाद है ऐसा लग रहा है कि इस मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखता हुआ घूम रहा है। तो अब मुझे तो मतलब कवि को ऐसा लग रहा है कि इस मौसम में तो इंद्र देवता अपना खेल दिखा रहे हैं अपने बादल रूपी विमान, यानी कि उनका एक विमान जैसे हम कह सकते हैं व्हीकल, उस पर बैठ के। ठीक है, करता हूँ इस वीडियो में हमने जो ये पोएम समझी है आप सभी को समझ आई हो। अगर आपको ये पोएम समझ आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट में अपना कोई भी डाउट हो वो ज़रूर बताइएगा, मैं उसको दूर करने का 110% अपना कोशिश करूँगा। थैंक यू।